हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आइए आज हम क्या सॉल्व करते हैं, इंटरनेशनल लॉ के एमसीक्यू क्वेश्चन, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे और सारे क्वेश्चंस को याद कर लेंगे जिन्हें जो क्वेश्चन याद नहीं होंगे, और बार बार प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये क्वेश्चंस आपको याद हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रीन्स इज रिलेटेड टू द रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट। स्टेट रिकॉग्निशन से रिलेटेड कौन सा डॉक्ट्रीन है इसमें, चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, कई लोग को इसका आंसर पता है। कौन सा डॉक्ट्रीन है स्टेट रिकॉग्निशन से रिलेटेड? टोबार डॉक्ट्रीन। अब ये डॉक्ट्रीन क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता है टोबार डॉक्ट्रीन क्या है और जानने में इंटरेस्टेड है तो सेशन ओवर होने के बाद आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा ग्रुप में जा कर के, मैं बता दूंगा टोबार डॉक्ट्रीन क्या है। आई होप कि आप लोग को पता हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टोबार डॉक्ट्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टेट इज एंड बिकम्स एन इंटरनेशनल पर्सन बाय रिकॉग्निशन ओनली। एक स्टेट जो होता है इंटरनेशनल पर्सन कैसे बनता है? रिकॉग्निशन से ही बनता है। ये किस थ्योरी द्वारा क्लेम किया जाता है? डिक्लेरेटरी थ्योरी द्वारा, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी द्वारा, एविडेंसरी द्वारा, नेपोलियन द्वारा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट इज एंड बिकम्स एन इंटरनेशनल पर्सन थ्रू रिकॉग्निशन ओनली एंड एक्सक्लूसिवली। ये किसका स्टेटमेंट है? हॉलैंड का है, हॉल का है, ओपेनहाइम का है, स्टार्क का है? बहुत बढ़िया, कई लोग को इसका आंसर पता है। ये स्टेटमेंट, ये पॉपुलर स्टेटमेंट किसका है? ओपेनहाइम का है, ओपेनहाइम। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉग्निशन इज अ फ्री एक्ट, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड दिस व्यू। इनमें से किसका ये व्यू है? कौन सा व्यू? रिकॉग्निशन इज अ फ्री एक्ट, एक फ्री एक्ट है रिकॉग्निशन। इंटरनेशनल लॉ कमीशन का है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल लॉ का है, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन का है, इंटरनेशनल लॉ एसोसिएशन का है? बताइए किसका है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, बी इज द करेक्ट आंसर, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन्स इज रिलेटेड विथ स्टेट रिकॉग्निशन। बताइए कौन सा डॉक्ट्रिन स्टेट रिकॉग्निशन रिलेटेड है? एक तो टोबार पहले ही मिल चुका है आपको, तो ओनली टोबार डॉक्ट्रिन, बोथ टोबार एंड स्टाडा डॉक्ट्रिन, ओनली स्टाडा डॉक्ट्रिन, नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। देखिए बहुत सारे ये डॉक्ट्रिन जो है बहुत पॉपुलर डॉक्ट्रिन्स है और जनरली इससे कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन फिर भी आ सकते हैं। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, इसका आंसर हो जाएगा बी, बोथ टोबार एंड स्टाडा डॉक्ट्रिन। अब स्टाडा डॉक्ट्रिन जिसको भी नहीं पता वो भी पूछ लेगा। देखिए जो भी डॉक्ट्रिन आ रहे हैं, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप पूछ लीजिएगा इस एमसीक्यू सेशन ओवर होने के बाद, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ये टोबार डॉक्ट्रिन, स्टाडा डॉक्ट्रिन सब क्या होता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन वंस अ डी जुड़े रिकॉग्निशन इज गिवन टू ए न्यू स्टेट इट इज। देखिए अगर डी जुड़े रिकॉग्निशन मिल जाता है किसी स्टेट को तो ये क्या होता है? रिवोकेबल होता है या इरिवोकेबल होता है? फिर दिया तीसरा ऑप्शन, रिवोकेबल ऑन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन इफ इट वाज कंडीशनल, नन ऑफ द अबव। देखिए डी फैक्टो रिकॉग्निशन होता है और डी जुड़े रिकॉग्निशन होता है। तो यहाँ बात कर रहे हैं डी जुड़े रिकॉग्निशन अगर मिल जाता है तो कैसा होता है? ये लीगल रिकॉग्निशन होता है और ये इरिवोकेबल होता है। बी इज द करेक्ट आंसर, इरिवोकेबल। और डी फैक्टो क्या होता है बताइए? डी फैक्टो रिवोकेबल होगा या ई रिवोकेबल? इसका आंसर आप लोग लिखिए कमेंट में। चलिए इसका आंसर हो गया ई रिवोकेबल। नेक्स्ट हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन्स इज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट रिकॉग्निशन। मनरे काल्वो स्टाडा ड्रैगो, अभी थोड़ी देर पहले आया था कि स्टाडा डॉक्ट्रिन इज रिलेटेड टू स्टेट रिकॉग्निशन, इसलिए करेक्ट आंसर इज स्टाडा डॉक्ट्रिन, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडमिशन ऑफ ए न्यू पॉलिटिकल एंटिटी इनटू यूनाइटेड नेशन कैन बी टर्म्ड एज। देखिए किसी न्यू पॉलिटिकल एंटिटी को जो एडमिशन होता है यूनाइटेड नेशन में, उसको क्या टर्म से रिफर किया जा सकता है? एक्सप्रेस रिकॉग्निशन, कंडीशनल रिकॉग्निशन, डे फैक्टो रिकॉग्निशन, कलेक्टिव रिकॉग्निशन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड, इसका आंसर हो जाएगा कलेक्टिव रिकॉग्निशन। कलेक्टिव रिकॉग्निशन से एंट्री होता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन डिफरेंस बिटवीन डी जुड़े एंड डी फैक्टो रिकॉग्निशन इज दैट द फॉर्मर इज। डी जुड़े और डी फैक्टो रिकॉग्निशन में मेन डिफरेंस क्या है? लीगल वाइल द लेटर इज फैक्चुअल, प्रोविजनल एंड द लेटर इज डिफिनिट, इनफॉर्मल वाइल द लेटर इज फॉर्मल, एक्सप्लिसिट वाइल द लेटर इज इम्प्लिसिट। बताइए क्या आंसर हो जाएगा।
देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, फॉर्मर इज लीगल, मतलब फॉर्मर का मतलब डी जुड़े, यानी डी जुड़े इज लीगल वाइल डी फैक्टो इज फैक्चुअल। सो ए इज द करेक्ट आंसर। डी जुड़े रिकॉग्निशन को लीगल रिकॉग्निशन कहते हैं, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए न्यू स्टेट इज फॉर्म्ड थ्रू रिवोल्ट रिकॉग्निशन यूजुअली ग्रांटेड इज, बताइए डी जुड़े, डी फैक्टो, प्रेसिपिटेट रिकॉग्निशन, नन ऑफ दीज। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रेसिपिटेट रिकॉग्निशन। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर नॉट रिलेटेड टू रिकॉग्निशन। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल रिकॉग्निशन से रिलेटेड नहीं है। तो बार डॉक्ट्रिन है क्या, बिल्कुल भी है। आप बताइए पहले इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मुनरो, सिम्पसन, स्टाडा। कई लोगों को सही आंसर पता है, मुनरो डॉक्ट्रिन इज नॉट रिलेटेड टू स्टेट रिकॉग्निशन। तो बार डॉक्ट्रिन बिल्कुल भी है, सिम्पसन भी है, स्टाडा भी है। ये तीनों ही डॉक्ट्रिन स्टेट रिकॉग्निशन से रिलेटेड है, बट मुनरो नहीं है, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग मेड द स्टेटमेंट दैट ए स्टेट इज एंड बिकम्स एन इंटरनेशनल पर्सन थ्रू रिकॉग्निशन ओनली एंड एक्सक्लूसिवली। देखिए ये पहले भी आ चुका है, इसका आंसर दीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, ओपेनहाइम। ओपेनहाइम का स्टेटमेंट है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, which one of the following may be regarded as a subsidiary means for determination of rules of international law। कौन सा मीन्स पूछ रहा है, subsidiary means। पहला दिया हुआ है लॉ मेकिंग, ट्रिटीज एंड ट्रिटी कंट्रैक्ट्स। दूसरा है इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड कस्टम, जुडिस्टिक वर्क्स एंड जुडिशियल डिसीजंस, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन। देखिए आप लोगों ने लाइव सेशन अटेंड किया था, तो उसमें मैंने बताया हुआ था कि कौन प्राइमरी होते हैं, कौन सब्सिडियरी होते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा सब्सिडियरी मीन्स है। सब्सिडियरी मीन्स ट्रिटीज सब्सिडियरी नहीं होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कन्वेंशन तो वही हो गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और लास्ट डी दिया है जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रिटी के बाद कन्वेंशन, ट्रिटी कन्वेंशन और कस्टम के बाद में। लेकिन सी जो दिया है जुडिस्टिक वर्क एंड जुडिशियल या आर्बिट्रल डिसीजन जो होते हैं, ये सब्सिडियरी सोर्स माने जाते हैं। सब्सिडियरी मीन्स है ये सर। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, द लॉ मेकिंग रेजोल्यूशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली आर बाइंडिंग ऑन मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन बिकॉज। क्यों होता है बाइंडिंग, बताइए। द जनरल असेंबली रेजोल्यूशन आर रिकमेंडरी इन नेचर, दे हैव अ बाइंडिंग इफेक्ट इफ एडॉप्टेड बाई कंसेंसस। मेंबर स्टेट्स विच वोट इन फेवर ऑफ रेजोल्यूशन आर बाउंड बाई इट। लास्ट दिया हुआ है, द लीगल वैल्यू ऑफ दीज रेजोल्यूशंस वेरी इन द लाइट ऑफ देयर सब्जेक्ट मैटर एंड सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस। बताइए क्या हो जाएगा आंसर। बी हो जाएगा, बिकॉज दे हैव ए बाइंडिंग इफेक्ट इफ एडॉप्टेड बाई कंसेंसस। अगर कंसेंसस एडॉप्ट कर दिया जाए तो उसका बाइंडिंग इफेक्ट होगा, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, पैक्टा sunt servanda मीन्स। देखिए ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर चुका है, इसका मतलब क्या होता है, ट्रिटीज आर एक्सेप्टेड इन गुड फेथ। दूसरा दिया ट्रिटीज आर रिवोकेबल, इरिवोकेबल, नॉट बाइंडिंग। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, बहुत सही, कई लोगों को पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिल्कुल भी याद रहना चाहिए सबको। ट्रिटीज आर एक्सेप्टेड इन गुड फेथ, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल ऑफ स्टेट सक्सेशन वाज फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम द रोमन लॉ बाई। देखिए स्टेट सक्सेशन का जो रूल है वो पहली बार इनकॉर्पोरेट किया गया था रोमन लॉ से, किसके द्वारा, बेंथम, केल्सन, ओपेनहाइम, ग्रॉटियस। बताइए इसका करेक्ट आंसर। देखिए द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ग्रॉटियस, डी। ग्रॉटियस इज द करेक्ट आंसर, उन्होंने ही किया था, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल ऑफ न्यूट्रलिटी वेयर कोडिफाइड इन। जो न्यूट्रलिटी का रूल है वो कोडिफाइड कब हुआ था, बताइए। देखिए द करेक्ट आंसर इज 1856 एंड 1899। ए इज द करेक्ट आंसर, 1856 और 1899, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज नॉट रिलेटेड टू स्टेट सक्सेशन। बताइए स्टेट सक्सेशन से रिलेटेड कौन सा थ्योरी नहीं है। स्टेट सक्सेशन, रिकॉग्निशन नहीं। यूनिवर्सल सक्सेशन थ्योरी, ड्रैगो डॉक्ट्रिन, कंटिन्यूटी थ्योरी, निगेटिव थ्योरी। बहुत बढ़िया, कई लोगों को पता है इसका आंसर।
द करेक्ट आंसर इज ड्रैगो डॉक्ट्रिन, बी इज द करेक्ट आंसर। ड्रैगो डॉक्ट्रिन से रिलेटेड नहीं है, बी। नेक्स्ट हो गया सक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट मीन्स चेंज ऑफ। सक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है, किस चीज़ में चेंज, किस चीज़ में बदलाव को। पहला दिया ऑप्शन एक्सटर्नल सोवरेंटी, दूसरा दिया इंटरनल सोवरेंटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल और रिवोल्यूशनरी प्रोसेसेस। प्राइम मिनिस्टर, द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, देखिए डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात नहीं हो रही है, एक्सटर्नल सोवरेंटी भी नहीं, ये इंटरनल सोवरेंटी की बात की जा रही है। सक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को सक्सीड किया गया है, तो इसका मतलब क्या होता है, किस तरह का बदलाव को कहा जाएगा। तो इंटरनल सोवरेंटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल और रिवोल्यूशनरी प्रोसेसेस, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो गया ईच सक्सेसिव गवर्नमेंट इन अ स्टेट इज एज रूल लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ इट्स प्रेडिसेसर्स। दिस रूल इज बेस्ड ऑन द किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है, कौन सा बात, ये जो लिखा हुआ है इस सक्सेसिव गवर्नमेंट, जो सक्सेसिव गवर्नमेंट होता है वो लायबल होता है फॉर द एक्ट्स ऑफ इट्स प्रेडिसेसर्स, अपने प्रेडिसेसर्स के एक्ट के लिए लायबल होता है। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, कंटिन्यूटी, सॉवरेंटी, स्टेट लायबिलिटी, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत ही आसान है, ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी पे बेस्ड है। कई लोगों ने सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो गया विच ऑफ द पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है इसमें। अपार्थाइड का क्या है, ट्रीटीज ऑल द पीपल एज इक्वल। दूसरा आर्टिकल 38 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, नंबर ऑफ जजेस कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ सीजे 2, द सीट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पैंस। देखिए बहुत ही आसान है, ये आप लोग को बताया था मैंने, इसमें कौन सा करेक्ट है आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए किस आर्टिकल में सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ दिया हुआ है, आर्टिकल 38 ऑफ स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे डील्स विद सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और कौन कौन से सोर्सेज है मैंने आप लोग को बताया है, सारे सोर्सेज के नाम याद होने चाहिए, कौन कौन से मेजर सोर्सेज है, प्राइमरी सोर्सेज है और कौन से सब्सिडियरी सोर्सेज है, ये भी याद होने चाहिए। उस पर क्वेश्चन आना ही आना है, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आर्टिकल 38 जो है वो सोर्सेज से डील करता है, ये सही है। नेक्स्ट हो गया हु अमंग्स द फॉलोइंग सेड दैट, इनमें से किसने ऐसा कहा है, यूजेज रिप्रेजेंट द इनिशियल स्टेज ऑफ कस्टम एज अ सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड कस्टम बिगिंस वेयर यूजेज इंड्स। ये किसका स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फेमस स्टेटमेंट है ये, बहुत बढ़िया, ये स्टार्क का स्टेटमेंट है, स्टार्क, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो गया हु फॉर्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ पैक्टा sunt servanda, बताइए इस थ्योरी को किसने फॉर्मुलेट किया है, इस थ्योरी को किसने फॉर्मुलेट किया है, केल्सन ने, ओपेनहाइम ने, स्टार्क ने, एंजिलोटी ने। कई लोगों को पता है, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, एंजिलोटी ने फॉर्मुलेट किया है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया स्टेट सक्सेशन इज ए मिसनोमर, ये किसका ऑब्जर्वेशन है, स्टेट सक्सेशन मिसनोमर है, ये किसका स्टेटमेंट है, NAM ग्रीन का है, मार्क डब्ल्यू जेनिस का है, JG स्टार का है या CC हाइडे का है, बताइए किसका स्टेटमेंट है, ऑब्जर्वेशन है, ये स्टार का स्टेटमेंट है, सी इज द करेक्ट आंसर, स्टार का, याद कर लीजिए। नेक्स्ट हो गया एजाइलम स्टॉप्स वेयर एक्स्ट्राडिशन बिगिंस, बताइए ये किस एबव स्टेटमेंट वाज मेड बाय, ये किसका स्टेटमेंट है। देखिए ये भी स्टार का स्टेटमेंट है, एजाइलम स्टॉप्स वेयर एक्स्ट्राडिशन बिगिंस, ये भी स्टार का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हो गया विच कैटेगरी ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ स्टेट सक्सेशन हैज़ नॉट येट बीन रेगुलेटेड बाय एन इंटरनेशनल कन्वेंशन, बताइए क्या नहीं रेगुलेट होता है, ट्रीटी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, दूसरा ये स्टेट डेब्ट्स, तीसरा जो है क्लेम्स टू अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, अनलिक्विडेटेड की बात कर रहा है, एंड स्टेट आर्काइव्स। ये बहुत ही आसान है, ये है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्लेम्स टू अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ये वो एस्पेक्ट है स्टेट सक्सेशन का विच हैज़ नॉट येट बीन रेगुलेटेड बाय एन इंटरनेशनल कन्वेंशन, सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो गया विच कैटेगरी ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ स्टेट सक्सेशन हैज़ नॉट येट बीन रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल कन्वेंशन, देखिए सेम हो गया, क्लेम्स टू अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, क्लेम्स टू अनलिक्विडेटेड डैमेजेस भी हो गया। नेक्स्ट हो गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ स्टेट सक्सेशन, इनमें से कौन सा थ्योरी नहीं है स्टेट सक्सेशन का, नहीं है थ्योरी, यूनिवर्सल सक्सेशन थ्योरी, कंटिन्यूटी थ्योरी, निगेटिव थ्योरी, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी,
बताइए कौन सा थ्योरी नहीं है। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने सही आंसर दे दिया है, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी। ये नहीं है थ्योरी स्टेट सक्सेशन का, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट्स हैव यूज्ड द एक्सप्रेशन सक्सेशन टू राइट्स एंड ऑब्लिगेशन इन प्लेस ऑफ स्टेट सक्सेशन। बताइए स्टेट सक्सेशन के जगह पे उन्होंने क्या यूज़ किया है, सक्सेशन टू राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। तो किस जूरिस्ट ने ये एक्सप्रेशन का यूज किया है, ओपेनहाइम ने, स्टार्क ने, फेनविक ने या स्वार्जेनबर्गर ने, किसने यूज़ किया है? बताइए इसका आंसर। देखिए स्टार्क ने यूज़ किया हुआ है, करेक्ट आंसर इज स्टार्क, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर को इंडिकेट करना है। डिसीजन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज़, आईसीजे का जो डिसीजन होता है उसका क्या होता है, नो बाइंडिंग फोर्स। नो बाइंडिंग फोर्स एक्सेप्ट बिटवीन द पार्टीज टू द केस, बाइंडिंग फोर्स ऑन ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, नो बाइंडिंग फोर्स एक्सेप्ट बिटवीन द पार्टीज एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पार्टिकुलर केस। बताइए करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, इसका आंसर ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, ये सभी को पता होना भी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नो बाइंडिंग फोर्स एक्सेप्ट बिटवीन द पार्टीज एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर केस। उसका बाइंडिंग फोर्स नहीं होता है, बट किस पे बाइंडिंग होता है, बट बस उन पार्टीज़ पर बाइंडिंग होता है जो उस केस के पार्टीज होते हैं, दोनों पार्टीज़ पे, और उस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड ही होता है, वो किसी और मैटर से रिलेटेड बाइंडिंग नहीं होगा। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। बताइए ये किस आर्टिकल में, यूएन चार्टर के किस आर्टिकल में, ये भी बताइए, आप लोग कमेंट में लिखिए। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया, विच आर्टिकल ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस प्रोवाइड्स दैट द डिसीजन ऑफ द कोर्ट हैज़ अ बाइंडिंग फोर्स ओनली बिटवीन द पार्टीज एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर केस। देखिए आर्टिकल आ गया ये, लेकिन ये किसका आर्टिकल पूछ रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का आर्टिकल पूछ रहा है। स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे है, उसके किस आर्टिकल में ये दिया हुआ है। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था कि यूएन चार्टर का कोई ऐसा आर्टिकल है जिससे ये इन्फर किया जा सकता है कि आईसीजे का जजमेंट जो होता है बस पार्टीज़ पर बाइंडिंग होता है। आपको इसका जवाब देना था, और ये क्वेश्चन है स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे का। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 59 सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग sources has not been listed in the statute of international court of justice, treaties, customs, precedent, writings of jurists। बताइए कौन सा सोर्स लिस्ट नहीं है, किस आर्टिकल में सोर्सेज दिया है, आर्टिकल 38 में, आर्टिकल 38 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताइए कौन सा सोर्स नहीं है, ट्रीटीज बिल्कुल भी है, सभी ने इसका आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया। कस्टम्स है, प्रेसिडेंट नहीं है, राइटिंग्स ऑफ जूरिस्ट है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो गया, इंटरनेशनल कस्टम हैज़ बीन रिकॉग्नाइज एज द सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ बाय द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंडर, किस आर्टिकल के अंदर, अभी मैंने बताया, बहुत ही आसान है, आर्टिकल 38, आर्टिकल 38 ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कैन यूज इट्स पावर टू डिसाइड अ डिस्प्यूट एक्स एक्वो इट बोनो at its own discretion। A है, B है when authorized by the General Assembly, C है when the with the permission of the Security Council, D है with the consent of the parties। बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D with the consent of the parties, D is the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन आर्टिकल 38 ऑफ स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे। और आर्टिकल 38 की बात की जा रही है, यानी सोर्सेज की बात करिए, मतलब इनमें से कौन सा सोर्स नहीं है। जुडिशियल डिसीजंस मेंशन है उसमें, डिसीजन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है कि नहीं मेंशन, जुडिस्टिक वर्क है कि नहीं, इंटरनेशनल ट्रीटी, देखिए इंटरनेशनल ट्रीटी बिल्कुल भी है, जुडिस्टिक वर्क भी है, जुडिशियल डिसीजन भी मेंशन है, बट डिसीजंस ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स इज नॉट मेंशन अंडर आर्टिकल 38 ऑफ स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, विच अकॉर्डिंग टू क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 38 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे इज द सब्सिडियरी मीन्स फॉर डिटरमाइनिंग द रूल्स ऑफ लॉ दैट कैन बी अप्लाइड बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखिए कौन सा मीन्स की बात कर रहा है, सब्सिडियरी मीन्स, प्राइमरी नहीं, सब्सिडियरी।
तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पहला दिया है, टीचिंग्स ऑफ द मोस्ट हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट ऑफ वेरियस नेशंस, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल लॉ, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन। मैंने आपको बताया था सब्सिडियरी मीन्स में कौन कौन से आते हैं, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत सही, जो टीचिंग्स ऑफ द मोस्ट हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट ऑफ वेरियस नेशंस कम्स अंडर द सब्सिडियरी मीन्स, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एज सब्सिडियरी मीन्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रूल्स ऑफ लॉ। फिर से क्वेश्चन वाइज सब्सिडियरी मीन्स पूछ रहा है, इंटरनेशनल कस्टम सब्सिडियरी है प्राइमरी है, प्राइमरी है। जुडिशियल डिवीजन बताइए सब्सिडियरी है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइजेशन प्राइमरी है, और इक्विटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। बी हो जाएगा, बिल्कुल सही, जुडिशियल डिसीजंस, बी। नेक्स्ट हो गया, देयर हैज़ बीन नो चेंज इन द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिंस इट्स इस्टेब्लिशमेंट। किसके मेंबर के नंबर में कोई चेंज नहीं हुई है इस्टेब्लिशमेंट के बाद से, जनरल असेंबली के, सिक्योरिटी काउंसिल के, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। बहुत ही आसान है, पहले भी मैं बता चुका हूँ, बताइए आप सबको करेक्ट आंसर देना है। देखिए जो चीज़ पहले मैं बता चुका हूँ, आई एक्सपेक्ट कि आप सभी उसका करेक्ट आंसर दें। बहुत सही, बहुत सही, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, डी इज द करेक्ट आंसर, आईसीजे। नेक्स्ट हो गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस विल हैव जुरिस्डिक्शन। इनमें से किस में आईसीजे का जुरिस्डिक्शन होगा। एनी केस विच द पार्टी टू ए डिस्प्यूट रिफर्स टू इट। दूसरा करें, ऑल मैटर्स स्पेशली प्रोवाइडेड फॉर इट फॉर इन ट्रीटीज और कन्वेंशंस इन फोर्स। तीसरा दिया, ऑल मैटर्स विच द सिक्योरिटी काउंसिल रिफर्स टू इट, ऑल मैटर्स ऑफ वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय स्टेट। बताइए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑल मैटर्स स्पेशली प्रोवाइडेड फॉर इन ट्रीटीज और कन्वेंशंस इन फोर्स, बी इज द करेक्ट आंसर। जो भी प्रोवाइडेड है ट्रीटीज में या कन्वेंशंस में। नेक्स्ट हो गया, द जजमेंट ऑफ आईसीजे इज टू बी साइंड बाई। आईसीजे का जो जजमेंट होता है वो किसके द्वारा साइन किया जाना चाहिए। आईसीजे का जजमेंट किसके द्वारा साइन किया हो जाना चाहिए। प्रेसिडेंट, रजिस्ट्रार, ऑल द जजेस हु हर्ड, ओनली बाय द प्रेसिडेंट, ओनली बाय द रजिस्ट्रार। बताइए करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट एंड रजिस्ट्रार ऑफ द कोर्ट। आईसीजे का जो रजिस्ट्रार है और प्रेसिडेंट दोनों ही साइन करेंगे। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एडवाइजरी ओपिनियन की बात कर रहा है, इज बाइंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन विच हैज रिक्वेस्टेड इट। क्या बाइंडिंग होगा। दूसरा है, लैक्स द बाइंडिंग फोर्स ऑफ द जजमेंट, मे बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, इज अपीलेबल। बताइए एडवाइजरी ओपिनियन क्या होता है, क्या बाइंडिंग होता है या लैक्स द बाइंडिंग फोर्स। बहुत सही, बहुत सही, आप सबने बहुत सही आंसर दे दिया। क्या हो जाएगा, लैक्स द बाइंडिंग फोर्स ऑफ द जजमेंट। बाइंडिंग फोर्स लैक करता है, नहीं होगा, बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कैन इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग्स बिफोर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंडर। बताइए एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, स्पेशल एग्रीमेंट, आर्टिकल 36, कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन, कंटेंचुअस जुरिस्डिक्शन। करेक्ट आंसर इज, कई लोगों ने दे दिया ए, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हु कैन रिक्वेस्ट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस टू गिव एन एडवाइजरी ओपिनियन ऑन एनी लीगल क्वेश्चन। कौन रिक्वेस्ट कर सकते हैं बताइए, आईसीजे को कौन रिक्वेस्ट करेगा कि एडवाइजरी ओपिनियन दीजिए इस लीगल क्वेश्चन पे। एनी मेंबर ऑफ यूएन, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ एनी नेशन, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ एनी नेशन, जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। लास्ट दिया हुआ है, परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। बताइए कौन रिक्वेस्ट करेगा। इसका आंसर हो जाएगा, बहुत सही, कई लोगों ने आंसर दे दिया, जनरल असेंबली ऑफ यूएन। यूएन का जनरल असेंबली रिक्वेस्ट करेगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन द इवेंट ऑफ ए डिस्प्यूट एज टू वेदर द इंटरनेशनल कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन और नॉट, द मैटर शैल बी सेटल्ड बाय। अगर डिस्प्यूट हो गया है कि आईसीजे का जुरिस्डिक्शन है कि नहीं विथ रिगार्ड टू दिस पर्टिकुलर मैटर, और तो ये डिस्प्यूट जो होगा वो कौन रिजॉल्व करेगा, कौन सेटल्ड करेगा। सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, डिसीजन ऑफ द आईसीजे, नन ऑफ द अबव। तो ये डिस्प्यूट भी आईसीजे ही सेटल करेगा, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
The optional clause in para 2 of article 36 of the statute of international court of justice is related to. ऑप्शनल क्लॉज जो है किसके आर्टिकल 36 के पैरा 2 में वो किससे रिलेट करता है? वॉलंटरी जुरिडिक्शन, कंपल्सरी जुरिडिक्शन, एडवाइजरी जुरिडिक्शन, नन ऑफ द अबव। बताइए किससे रिलेट करता है? बताया हुआ है मैंने। किससे रिलेट करेगा? कंपल्सरी जुरिडिक्शन से। बी करेक्ट आंसर है, कंपल्सरी जुरिडिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, अ नॉन मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कैन बिकम ए मेंबर ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ द आईसीजे। कैसे मेंबर बनेगा? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जनरल असेंबली एलोन। बस जनरल असेंबली रिकमेंड कर देगा तो बन जाएगा। दूसरा कह रहा है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल एलोन। बस सिक्योरिटी काउंसिल का रिकमेंडेशन से बन जाएगा। तीसरा कह रहा है ऑन द कंडीशन लेट डाउन बाय द जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। रिकमेंड कौन करेगा? सिक्योरिटी काउंसिल। और कंडीशन लेट डाउन कौन करेगा? जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेक्रेटरी जनरल। बताइए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बहुत आसान है, ये भी डिस्कस हो चुका है। द करेक्ट आंसर इज वही जो आप लोगों ने लिखा है, सी, कंडीशन लेट डाउन बाय जनरल असेंबली और रिकमेंडेशन बाय सिक्योरिटी काउंसिल। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, हु आउट ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ जजमेंट्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बताइए कौन, किसको इंटरेस्ट किया गया है? किस चीज़ के लिए? टास्क ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ जस्टिस ऑफ आईसीजे, जनरल असेंबली ऑफ यूएन, काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, बोथ द जनरल असेंबली एंड द स्टेट सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इटसेल्फ। बताइए आंसर इज काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। बी इज द करेक्ट आंसर। Next question is, does United Nations as an organization has the capacity to bring an international claim against a state in the International Court of Justice? बताइए क्या यूनाइटेड नेशन ला सकता है क्लेम? पहला ऑप्शन दिया यस बिकॉज यूनाइटेड नेशंस इज ऑल्सो डीम्ड टू बी स्टेट, नो बिकॉज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज ओपन टू द स्टेट पार्टीज टू द स्टेट्यूट ओनली, सी यस बिकॉज यूनाइटेड नेशन हैज अ लीगल पर्सनालिटी, नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। बताइए इसका आंसर। बहुत ही आसान है, ये लाइव सेशन में मैंने डिस्कस किया था, लाइव सेशन में। बहुत बढ़िया, सभी ने सही जवाब दे दिया। क्या हो जाएगा? यस, ला सकता है बिकॉज यूएन हैज़ अ लीगल पर्सनालिटी। यूएन को एक सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है। अब आप लोग जल्दी से लिखिए, किस केस में हेल्ड हुआ था कि यूनाइटेड नेशन हैज़ इट्स सेपरेट लीगल पर्सनालिटी? बताइए जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। यूएन एक लीगल पर्सन है, ये किस केस में हेल्ड हुआ था? और उसी के फर्दरेंस में इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि लीगल पर्सन है तो ये क्लेम ला सकता है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। आप लोग लिखिए, मैं देख रहा हूँ। बहुत बढ़िया, कई लोगों ने लिख दिया। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए सी हो गया इसका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको याद होना चाहिए केस का नाम भी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही है? आर्टिकल 94 ऑफ द यूएन चार्टर provides that if a party to a dispute does not follow the decision of the International Court of Justice, the other party may approach to the other party। किसको अप्रोच करेगा? जनरल असेंबली को, सेक्रेटरी जनरल को, प्रेसिडेंट ऑफ द आईसीजे को, सिक्योरिटी काउंसिल को। किसको अप्रोच करेगा बताइए? बहुत बढ़िया, कई लोगों ने सही जवाब दे दिया। अदर पार्टी अप्रोच करेगा सिक्योरिटी काउंसिल को। सिक्योरिटी काउंसिल, डी इज द करेक्ट आंसर। डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, आउट ऑफ द फॉलोइंग हु हैज़ नॉट बीन इलेक्टेड एज जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? किसको एज ए जज नहीं इलेक्ट किया गया है? नागेंद्र सिंह, दलवीर भंडारी, आर एस पाठक, रंगनाथ मिश्रा। ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ था। बताइए, देखिए नागेंद्र सिंह हो चुके हैं इलेक्ट, दलवीर भंडारी हो चुके हैं इलेक्ट, आर एस पाठक भी हो चुके हैं, रंगनाथ मिश्रा नहीं हुए हैं। इसलिए करेक्ट आंसर इज डी, रंगनाथ मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन? यूएन का जुडिशियल ऑर्गन कौन सा है? आईसीजे है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, यूगोस्लाविया ट्रिब्यूनल है, रवांडा ट्रिब्यूनल है। बहुत ही आसान है, सबको पता है कौन सा है। आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। सभी का जवाब सही है। चलिए आप बताइए, आईसीसी जो है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, क्या वो यूएन का ऑर्गन है कि नहीं? पहला क्वेश्चन, आईसीसी यूएन का ऑर्गन है कि नहीं, ये जवाब दीजिए। और दूसरा क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आईसीसी परमानेंट कोर्ट है कि नहीं? और तीसरा क्वेश्चन, यूगोस्लाविया का जो ट्रिब्यूनल है और रवांडा का ट्रिब्यूनल है वो परमानेंट कोर्ट है कि नहीं? तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। पहला, आईसीसी
यूएन का मेंबर है कि नहीं, दूसरा आईसीसी परमानेंट कोर्ट है या टेम्पोररी कोर्ट है, एंड थर्ड क्वेश्चन इज यूगोस्लाविया का ट्रिब्यूनल और रवांडा का ट्रिब्यूनल जो है वो परमानेंट कोर्ट है या टेम्पोररी। चलिए आप में से मोस्ट को ये इसका आंसर पता होगा, मुझे पता है, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है ये सब कुछ। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ आईसीजे। आईसीजे का हेडक्वार्टर कहाँ है, सभी को पता है, हेग। हेग नीदरलैंड क्या है हेडक्वार्टर आईसीजे का। अब बताइए आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, आईसीसी का इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का कहाँ है, क्या हेग में ही है क्या। चलिए इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस द सीट इज नॉट एट द हेग। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने पिछला वाले क्वेश्चन का आंसर सही सही दिया हुआ है, आप सभी लोगों ने, बहुत बढ़िया। इसका आंसर दीजिए अब। ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस द सीट इज नॉट एट द हेग। किसका सीट हेग में नहीं है, आईसीसी का सीट हेग में बिल्कुल भी है, आईसीजे का भी हेग में ही है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का भी है, बट इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी का नहीं है। सो डी इज द करेक्ट आंसर, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आईसीसी इज लोकेटेड एट। अभी आ गया, अभी हम लोगों ने जान गए कि कहाँ आईसीसी लोकेटेड है, हेग में। आप सबको पहले से पता है, जिनको नहीं पता है वो याद कर ले, आईसीसी हेग में है। हेग कहाँ है, नीदरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन द जजेस ऑफ आईसीजे की बात कर रहा है, आर इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ, कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर, 9 ईयर्स। बिल्कुल सही, 9 ईयर्स के लिए, 9 ईयर्स। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कंसिस्ट ऑफ। आईसीजे में क्या कंसिस्ट करता है, द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड 13 अदर मेंबर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड 14 अदर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड 15 अदर्स, लास्ट है द प्रेसिडेंट एंड 15 अदर। द करेक्ट आंसर इज वही जो आप लोगों ने लिखना स्टार्ट भी कर दिया, बहुत बढ़िया। द करेक्ट आंसर इज ए, द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड 13 अदर मेंबर्स, 13 और मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया द कोरम ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज। कोरम क्या है, 15, 8, 9, 5। बहुत ही आसान है, सभी को पता है, कोरम 9 जजेज है, 9 जजेज। सी इज द करेक्ट आंसर, 9 जजेज का कोरम। नेक्स्ट हो गया द डिसीजन ऑफ आईसीजे इज साइंड बाय हुम। कौन साइन करता है, प्रेसिडेंट, रजिस्ट्रार, बोथ हैंड भी हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुका है। कौन साइन करता है, बहुत बढ़िया, प्रेसिडेंट भी साइन करते हैं और रजिस्ट्रार भी। तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, सो सी हो गया करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वाज इस्टेब्लिश इन परसुएंस ऑफ द फॉलोइंग। किसके परसुएंस में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को इस्टेब्लिश किया गया था, किसके परसुएंस में। हेग कॉन्फ्रेंस ऑफ 1899 एंड 1907, कोवेनेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस, यूएन चार्टर, नन ऑफ द अबव। बताइए इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, हेग कॉन्फ्रेंस ऑफ 1899 एंड 1907, हेग कॉन्फ्रेंस, सी, ए इज द करेक्ट आंसर। द आईसीजे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। द आईसीजे शैल कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स बट नो 2 मेंबर्स शैल बी ऑफ द सेम नेशन इज प्रोवाइडेड इन द स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे। किस आर्टिकल में ये दिया हुआ है, किस आर्टिकल में ये बात लिखी हुई है। सेम नेशन के 2 मेंबर नहीं हो सकते हैं। 34, 3, 62, 69। बताइए। बहुत सही, ये आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 3, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो गया द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। मैंने बार बार कई बार बोला हुआ है ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है आईसीजे का। आप सबको ये भी बताया था कि आईसीसी का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, वो भी याद होने चाहिए आईसीसी के ऑफिशियल लैंग्वेजेस। और आईसीजे का यहाँ पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, फ्रेंच एंड इंग्लिश। सभी ने सही आंसर दे दिया, फ्रेंच एंड इंग्लिश, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया द फर्स्ट इंडियन अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाज। पहले इंडियन जो अपॉइंट किए गए जज के रूप में आईसीजे को कौन से हैं, पीएन भागवती हैं, नागेंद्र सिंह हैं, कृष्णा अय्यर है, नन ऑफ द अबव। पहले पूछ रहा है, पहले इंडियन। करेंटली कौन अपॉइंटेड है वो तो सभी को पता है। पहले इंडियन कौन है, बहुत सही, नागेंद्र सिंह, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। और फर्स्ट लेडी जज कौन थी, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, फर्स्ट लेडी जज, यहाँ बी हो गया करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्स द जजेज ऑफ ICJ, इनमें से कौन इलेक्ट करते हैं जजेस को? द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन, सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, बोथ A एंड B। बताइए क्या हो जाएगा आंसर? बहुत बढ़िया, जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन। सो डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ A एंड B, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, नॉमिनेशंस ऑफ द पर्सन्स फॉर इलेक्शन एज मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज डन बाई। बताइए कैसे होता है नॉमिनेशंस? द नेशनल ग्रुप्स इन द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, द सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, द स्टेट पार्टीज ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अ पैनल ऑफ जूरिस्ट्स अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन। बताइए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल ग्रुप्स इन द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ए इज द करेक्ट आंसर, नेशनल ग्रुप्स इन द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, पर्सन्स चूजन एज एड हॉक जजेज। एड हॉक का मतलब हम लोगों ने लाइव सेशन में कम से कम 8-10 बार डिस्कस किया होगा। एड हॉक का क्या मतलब होता है? देखिए, पर्सन्स चूजन एज एड हॉक जजेज आर टू फुलफिल द कंडीशंस रिक्वायर्ड बाय द आर्टिकल ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ ICJ। दीज आर्टिकल्स आर, बताइए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 2, आर्टिकल 17 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 20। डी इज द करेक्ट आंसर, 2, 17 क्लॉज 2, आर्टिकल 20, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट्स को कंसीडर कीजिए। द इंटरनेशनल, देखिए आप लोग सारे स्टेटमेंट्स को ध्यान से सुनिए। पहला दिया है, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कंसिस्ट ऑफ जजेज हु आर इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली ओनली। बस जनरल असेंबली के मेंबर इलेक्ट करते हैं क्या ICJ के जजेज को? बताइए सही है कि गलत? आपको स्टेटमेंट से देखना है, फिर सिलेक्ट करना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला सही हुआ कि गलत हो गया? जाहिर सी बात है गलत हो गया। दूसरा दिया, द जजेज आर इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 9 years एंड कैन नॉट बी री इलेक्टेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। बताइए सही है कि गलत है? तीसरा दिया है, इन एनी स्टेट विच इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन मे ऑल्सो बिकम ए पार्टी टू द स्टैट्यूट ऑफ ICJ। देखिए, कोई ऐसा स्टेट जो पार्टी नहीं है यूनाइटेड नेशन को, वो भी बन सकता है पार्टी किसका? स्टैट्यूट ऑफ ICJ का। बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट। सही कौन सा है? बस थर्ड स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट, कोई ऐसा स्टेट जो कि मेंबर नहीं है किसके? यूनाइटेड नेशन का, वो बन सकता है पार्टी स्टैट्यूट ऑफ ICJ का। सो 3 इज द ओनली करेक्ट आंसर, 3 ओनली, वही बस करेक्ट है। नेक्स्ट हो गया, हु कैन बी पार्टीज इन केसेस बिफोर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कौन पार्टीज बन सकते हैं? इंडिविजुअल बन सकते हैं, स्टेट, जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। पार्टीज कौन बन सकते हैं? स्टेट बन सकते हैं, इंडिविजुअल नहीं। स्टेट पार्टी होते हैं ICJ में, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जजेज ऑफ द ICJ कैन बी डिसमिस्ड बाई। कैसे डिसमिस्ड हो सकते हैं ICJ के जजेज? सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा, जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, यूनानिमस ओपिनियन ऑफ अदर जजेज ऑफ द कोर्ट, यूनानिमस डिसीजन ऑफ द जनरल असेंबली। बताइए कैसे डिसमिस हो सकते हैं? बहुत बढ़िया, आप लोगों ने करेक्ट आंसर देना शुरू भी कर दिया है। डिसमिस कैसे हो सकते हैं? यूनानिमस ओपिनियन ऑफ अदर जजेज ऑफ द कोर्ट, सी इज द करेक्ट आंसर, सर्वसहमति से बाकी जजेज के, तो सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, करेक्ट आंसर इसमें से सेलेक्ट करना है। ए मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कैन बी डिसमिस्ड अनलेस, कैन नॉट बी डिसमिस्ड अनलेस, नहीं डिसमिस हो सकते हैं जब तक कि इन द यूनानिमस ओपिनियन ऑफ द अदर मेंबर्स ही हैज सीज्ड टू फुलफिल द रिक्वायर्ड कंडीशन। दूसरा करें, इन एन इंक्वायरी कमीशन कंस्टिट्यूटेड बाय द सेक्रेटरी जनरल रिकमेंड्स हिज डिसमिसल इज रिकमेंडेड बाय सेक्रेटरी काउंसिल। देखिए लास्ट क्वेश्चन में इसका आंसर मिल गया था। कैसे डिसमिस हो सकते हैं? यूनानिमस ओपिनियन ऑफ द अदर मेंबर्स, he has ceased to fulfill the required condition। अगर बाकी जो मेंबर्स हैं उनके ओपिनियन में वो जो जज है he has ceased to fulfill the required conditions, तब उसको डिसमिस किया जा सकता है, और उसके अलावा नहीं डिसमिस किया जा सकता है किसी तरीके से। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिसीजन ऑफ द ICJ हैज़ बाइंडिंग इफेक्ट ऑन
देखिए बार बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीजे का डिसीजन का बाइंडिंग इफेक्ट किस पे होता है? पार्टीज अलोन इन दैट पर्टिकुलर केस, द स्टेट इन द सिमिलर सिचुएशन, नेशनल कोर्ट्स इन द सिमिलर सर्कमस्टांसेस, इंटरविनर्स हु वर नॉट ओरिजिनली पार्टीज इन द पर्टिकुलर केस। तो इसका आंसर बहुत ही आसान है, सभी ने सही जवाब दे दिया। ए इज द करेक्ट आंसर, पार्टीज अलोन इन दैट पर्टिकुलर केस। बस पार्टीज पर, सिमिलर सिचुएशन में कोई दूसरा स्टेट भी रहे तो उस पर बाइंडिंग नहीं होगा, बस उस पर्टिकुलर केस के जो पर्टिकुलर पार्टीज है उन्हीं पे बाइंडिंग होगा। तो सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सेशन ऑफ यूएनओ जनरल असेंबली वाज हेल्ड ऑन। यूएनओ जनरल असेंबली का फर्स्ट सेशन कब हेल्ड हुआ था? फर्स्ट सेशन बताना है कब हेल्ड हुआ था। जनवरी 10, 1945, जनवरी 10, 1946, जनवरी 10, 1947, जनवरी 10, 1948। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, कई लोगों ने सही जवाब दे दिया। 10 जनवरी 1946 को, 10 जनवरी 1946 को हुआ था फर्स्ट सेशन। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटिल असेंबली इज द बॉडी क्रिएटेड बाय। लिटिल असेंबली जो बॉडी है किसके द्वारा क्रिएट की जाती है बताइए। बहुत बढ़िया, जनरल असेंबली द्वारा, बिल्कुल सही, जनरल असेंबली द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर, जनरल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस परफॉर्म्स लेजिस्लेटिव फंक्शंस। कौन सा ऑर्गन लेजिस्लेटिव फंक्शंस को परफॉर्म करता है? जनरल असेंबली, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल। बताइए लेजिस्लेटिव फंक्शन, बहुत ही आसान है। बहुत बढ़िया, सभी लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं। कौन सा ऑर्गन है वो? जनरल असेंबली ही है, जनरल असेंबली ही परफॉर्म करता है क्या लेजिस्लेटिव फंक्शंस को। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम अब आ जाते हैं, नो मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन कैन सिंड इन द जनरल असेंबली मोर देन। बताइए, ये भी मैंने लाइव सेशन में डिस्कस किया था, कितने रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते हैं जो मेंबर होते हैं यूएन के, जनरल असेंबली में कितने रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते हैं? मैक्सिमम 4, 5, 6, 2। बहुत सही, बहुत सही, कितने? 5 रिप्रेजेंटेटिव्स, 5। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं अब क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कंसिडर कीजिए इन स्टेटमेंट्स को। ईच मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन मे हैव नॉट मोर देन 5 रिप्रेजेंटेटिव्स इन द जनरल असेंबली। क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा कार्य, डिसीजन ऑन द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर मेड बाय ए 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द जनरल असेंबली। तीसरा कार्य, द रेजोल्यूशंस और डिक्लेरेशंस ऑफ द जनरल असेंबली आर नॉट बाइंडिंग अपॉन द स्टेट्स। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा ये बताना है। करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट, बहुत सही, बस फर्स्ट नंबर है। ओनली ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड ऑल अदर्स आर इनकरेक्ट। सो 1 ओनली हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसीजन ऑफ द जनरल असेंबली ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स आर मेड बाई। जो जनरल असेंबली के डिसीजंस होते हैं इंपॉर्टेंट मैटर्स पे, वो कैसे मेड किए जाते हैं? 2/3 majority of the members of present and voting, 2/3 majority of the members present, a majority of all members, 2/3 majority of its members। बताइए कैसे मेड किए जाते हैं इंपॉर्टेंट डिसीजंस। बहुत सही, सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग से, जो भी प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं उसके 2/3 मेजोरिटी से तब वो डिसीजन लिए जाते हैं इंपॉर्टेंट मैटर्स पे। ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, द पावर्स ऑफ जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आर इन प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट विद दोज ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। क्या वो कोऑर्डिनेट करता है सिक्योरिटी काउंसिल से? देखिए क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, किसके बारे में पूछ रहा है? इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के फील्ड में किसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सभी को पता है और होना भी चाहिए। ये मैंने आर्टिकल भी लिखवाया था, यूएन चार्टर किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या देखने के लिए इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी किस में वेस्ट करती है? सिक्योरिटी काउंसिल में। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जनरल असेंबली का जो पावर है वो कहाँ स्टैंड करता है इस रिगार्डिंग में। पहला दिया है कोऑर्डिनेट विद दोज ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, क्या सिक्योरिटी काउंसिल से कोऑर्डिनेट करता है। दूसरा कह रहा है सेकेंडरी टू दोज ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल से सेकेंडरी होता है। तीसरा टू एक्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे एक्ट करना होता है। नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। बताइए क्या हो जाएगा।
करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सेकेंडरी टू दोज ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल का सेकेंडरी हो जाएगा, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे, सिक्योरिटी काउंसिल पे ही है, तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो गया, द बजट ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज अप्रूव्ड बाय। यूएन का जो बजट है वो कैसे अप्रूव किया जाता है, सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा, जनरल असेंबली द्वारा, सेक्रेटरी जनरल द्वारा, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल द्वारा। बहुत ही आसान है, बताइए इसका करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जनरल असेंबली द्वारा, जनरल असेंबली द्वारा किया जाता है। बजट ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज अप्रूव्ड बाय जनरल असेंबली, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द फॉलोइंग। यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था, ये भी बहुत ही आसान है, ये भी जनरल असेंबली द्वारा अडॉप्ट किया गया था। पहले भी हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है, जनरल असेंबली द्वारा ये अडॉप्ट किया गया था, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला दिया है, रेजोल्यूशन ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन आर ए सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, क्या ये सोर्स है। दूसरा का, रेजोल्यूशन ऑफ द जनरल असेंबली आर नॉट मोर देन रिकमेंडेशन एंड दे कैन नॉट बी कॉल्ड एज सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तीसरा दिया, रेजोल्यूशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल आर ए सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, बताइए वो सोर्स है कि नहीं। बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जो रेजोल्यूशन होते हैं जनरल असेंबली का वो रिकमेंडेशन होते हैं एंड दे कैन नॉट बी कॉल्ड एज सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के जो सोर्स हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं, कहाँ मेंशन्ड है, आर्टिकल 38 ऑफ स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे में। और ये जो रेजोल्यूशन है वो सोर्स नहीं है, दैट इज नथिंग मोर देन रिकमेंडेशन, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, द एडमिशन ऑफ अ न्यू पॉलिटिकल एंटिटी इनटू यूनाइटेड नेशन कैन बी टर्म्ड एज, बताइए ये भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। न्यू पॉलिटिकल एंटिटी का जो एडमिशन होता है यूनाइटेड नेशन में, उसको क्या टर्म किया जाता है, एक्सप्रेस, कंडीशनल, कलेक्टिव, डिफैक्टो। सभी आंसर दीजिए, बिल्कुल सही, कई लोग सही आंसर दे दिए, बहुत बढ़िया। कलेक्टिव रिकॉग्निशन कहा जाता है, कलेक्टिव रिकॉग्निशन याद कर लीजिए, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, कलेक्टिव रिकॉग्निशन। नेक्स्ट, द यूनाइटेड नेशन चार्टर कंटेन्स प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, यूएन चार्टर में इसके रिगार्डिंग प्रोविजन है, किसके रिगार्डिंग, एक्सपेल मेंबर ऑफ फॉर परसिस्टेंट वायलेशन ऑफ इट्स प्रिंसिपल। देखिए, हम लोग ने डिस्कस भी किया था कि मेंबर अगर कोई परसिस्टेंटली वायलेट कर रहा है किसके, यूएन चार्टर के प्रिंसिपल्स को, तो उसको एक्सपेल किया जा सकता है। बताइए किस आर्टिकल में है, यूएन चार्टर के किस आर्टिकल में है। दूसरा करा है, इंश्योर इट्स नॉन मेंबर्स टू एक्ट इन अकॉर्डिंग्स विथ सोवरेन इक्वालिटी प्रिंसिपल। बताइए इनमें से, आप क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, बताइए इनमें से कौन कौन सा सही है। देखिए, बहुत ही आसान है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही सही है, बोथ 1 and 2। आप लोग बताइए जो 1 फर्स्ट पॉइंट है वो किस आर्टिकल में है, कई लोगों ने सही आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट हो गया, व्हाट इज द नेम ऑफ द 6th कमिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। 6th कमिटी का नेम क्या है, बहुत ही आसान है, ये भी मैं बता चुका हूँ। 6th कमिटी का नेम है लीगल कमिटी, 6th कमिटी का नेम है लीगल कमिटी, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, द एडमिशन ऑफ एनी पीस लविंग स्टेट टू मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन विल बी इफेक्टेड बाय द। देखिए, कोई पीस लविंग स्टेट है उसको मौका दिया जाता है कि वो यूएन का मेंबर बन सकता है। ये भी मैंने बताया था किस आर्टिकल में है, नए मेंबर बनने के लिए प्रोविज़न जो दिए गए हैं किस आर्टिकल में यूएन चार्टर के, ये भी आप लोग लिख दीजिए। और फिर बताइए प्रोसीजर क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजन से में दिया हुआ है, दूसरा दिया है सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से, तीसरा दिया है जनरल असेंबली के डिसीजन से, लास्ट दिया हुआ है डिसीजन ऑफ द जनरल असेंबली अंडर रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर डी होगा, आप लोगों ने लिख भी दिया है, जनरल असेंबली डिसाइड करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, द सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज अपॉइंटेड। देखिए, यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी होते हैं वो कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, बाय द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, बाय द जनरल असेंबली ऑफ द ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, इन अ ज्वाइंट सेशन में होता है क्या, लास्ट दिया है बाय द सिक्योरिटी काउंसिल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जनरल असेंबली। बताइए क्या हो जाएगा आंसर, बहुत बढ़िया, लोगों ने सही आंसर आप लोगों ने शुरू भी कर दिया है, वेरी गुड, बी बाय द जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट को सेलेक्ट करना है। ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन मे बी सस्पेंडेड फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ इट्स राइट एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबरशिप बाय द, किसके द्वारा, जनरल असेंबली के द्वारा, सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बताइए किसके द्वारा सस्पेंड किया जा सकता है। ये भी मैंने बताया हुआ था, लेकिन ये बोल रहा है सस्पेंडेड फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ राइट एंड प्रिविलेजेस। हाँ बताइए कौन सस्पेंड कर सकता है। बिल्कुल सही, जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, सी इज द करेक्ट आंसर। ये याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए सब। नेक्स्ट पे आते हैं, बताइए हु कैन एक्सपेल स्टेट फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन, कौन एक्सपेल कर सकता है। ये पहले भी मिल चुका है, बहुत ही आसान है, जनरल असेंबली कर सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, बिल्कुल भी सही, ये मिल चुका है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो गया द जनरल असेंबली ऑन द यूएन पास्ड, जनरल असेंबली ऑफ द यूएन पास्ड यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन ऑन, कब पास किया था। नवंबर 10, 50, अक्टूबर 24, 1945, जुलाई 20, 1963, नवंबर 3, 1950, बताइए कब पास किया था। इसको पास किया गया था नवंबर 3, 1950 को, सो डी इज द करेक्ट आंसर, नवंबर 3, 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर ऑथराइजेज द जनरल असेंबली टू एस्टैब्लिश सब्सिडियरी ऑर्गन्स फॉर इट्स परफॉर्मेंस, बताइए कौन सा आर्टिकल ऑथराइज करता है किसको, जनरल असेंबली को, कि वो सब्सिडियरी ऑर्गन को इस्टेब्लिश कर सकता है अपने परफॉर्मेंस के लिए। ये कौन सा आर्टिकल ऑथराइज करता है यूनाइटेड नेशन चार्टर का, 19, 20, 21, 22। द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 22, डी इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 22 ऑथराइज करता है, इसलिए डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ IHRC वाज मेड ऑन विच डेट, देखिए IHRC का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन कब मेड हुआ था। IHRC का क्या मतलब है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन कब हुआ था। बहुत ही आसान है, बिल्कुल 10 दिसंबर 1948 को, 10 दिसंबर 1948, सो ए इज द करेक्ट आंसर, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन UNDHR वाज फ्रेम्ड इन द ईयर, कब फ्रेम किया गया था, 1948, बहुत ही आसान है, 1948 को, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन्यूमरेट्स ह्यूमन राइट्स, इम्पोजेज ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट्स टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स, तीसरा दिया हुआ है कंटेन्स मैकेनिज्म टू इम्प्लीमेंट ह्यूमन राइट्स, डी दिया इम्पोज ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स इन्यूमरेटेड देयर इन, बताइए क्या होगा सही आंसर। बहुत बढ़िया, कई लोगों ने सही जवाब दे दिया, डी हो जाएगा, इम्पोजेज ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है स्टेट पे कि वो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करे, जो इन्यूमरेट किया गया है उसको प्रोटेक्ट करे, तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं ह्यूमन राइट्स डे, बताइए ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को, 24 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को, 1 अगस्त को, बहुत ही आसान है, कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, देखिए लाइव सेशन में मैंने बताया हुआ था आपको, LLO, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ICJ, ह्यूमन एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा इसमें से एजेंसी जो है वो ह्यूमन राइट से रिलेट करता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल मैंने बताया था, ये क्या है, एक इंटरनेशनल NGO है एमनेस्टी इंटरनेशनल, और इसने बहुत योगदान दिया हुआ है ह्यूमन राइट्स के फील्ड में, तो बी इज द करेक्ट आंसर, इसका नाम सभी को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रीपार्टाइट कैरेक्टर इज द आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ, ट्रीपार्टाइट कैरेक्टर जो है वो किसका आउटस्टैंडिंग फीचर है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, नन ऑफ द अबव का, ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रीपार्टाइट कैरेक्टर जो है किसका फीचर है, ये ILO का फीचर है, ILO का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो गया इन विच ईयर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैड बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, ये सब आपको मैंने लिखाया हुआ है इंपॉर्टेंट में, WHO को कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, 42 में, 44 में, 45 में, 46 में, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
वेरी गुड, कई लोगों ने सही आंसर लिख भी दिया ऑलरेडी। कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था डब्ल्यूएचओ को? 1946 में। डी इज द करेक्ट आंसर, 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को कब इस्टेब्लिश किया गया था? सबसे पहले ये बताइए, आईसीसी को इस्टेब्लिश किया गया किस स्टैट्यूट से? किस स्टैट्यूट से इस्टेब्लिश किया गया आईसीसी को? रोम स्टैट्यूट ऑफ द आईसीसी, रोम स्टैट्यूट, नाम याद होना चाहिए। और कब, साल कौन सा था? 2002, 2002 में इस्टेब्लिश किया गया। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर आते हैं, आईसीसी कंसिस्ट्स ऑफ, देखिए आईसीसी का मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आईसीजे का मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो आईसीसी कितने जजेस से को कंसिस्ट करता है? 18, 15, 9, 17। करेक्ट आंसर इज वेरी गुड, 18 जजेस, 18 जजेस। ए इज द करेक्ट आंसर, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ऑन विच डेट द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हैज़ कम इनटू फोर्स। कब फोर्स में आया था? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कब फोर्स में आया था? मतलब रोम स्टैट्यूट इफेक्ट में आया था। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, 1 जुलाई 2002 को। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को याद होनी चाहिए डेट, रट लीजिए जिनको नहीं याद है। 1 जुलाई 2002 को आईसीसी इफेक्ट में आया था, फोर्स में आया था। स्टैट्यूट ऑफ आईसीसी या कह सकते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट फोर्स में आया था 1 जुलाई 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू सेट अप कमीशन फॉर द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अंडर यूएन चार्टर? सेक्रेटरी जनरल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, बताइए। कई लोग सही आंसर दे रहे हैं। करेक्ट आंसर इज बी, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेड क्वार्टर्स ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इज सिचुएटेड इन। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेड क्वार्टर कहाँ सिचुएट है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, रोम, बर्न। बर्न में सिचुएटेड है, बर्न में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो गया, द आईसीसी इज लोकेटेड एट। देखिए कई बार डिस्कस हो चुका है, आईसीसी कहाँ लोकेटेड है? वहीं पे जहाँ आईसीजे लोकेटेड है। आईसीसी और आईसीजे एक ही जगह लोकेटेड है और वो है हेग, नीदरलैंड में। बहुत बढ़िया, सही आंसर दिया आप लोगों ने, हेग, नीदरलैंड, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ द यूएन। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। इनमें से कौन सा यूएन का ऑर्गन नहीं है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल, WHO, बताइए कौन सा यूएन का ऑर्गन नहीं है? देखिए यूएन का ऑर्गन अलग चीज़ हो गया और यूएन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी अलग चीज़ हो गया। यूएन के बहुत सारे स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं जो कि अलग अलग फील्ड में फंक्शन करते हैं, ऑपरेट करते हैं। लेकिन यूएन के जो ऑर्गन्स हैं उनके ऑर्गन्स मेंशन्ड है यूएन चार्टर में। और बताइए किस आर्टिकल में मेंशन्ड है यूएन के मेंबर्स? यूएन चार्टर के किस आर्टिकल में मेंशन्ड है कि यूएन के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? तो उनके नाम याद कर लेने हैं, वो अलग हैं, लेकिन यूएन के एजेंसीज अलग चीज़ हो गए। तो क्वेश्चन वही है कि कौन सा ऑर्गन नहीं है। आप सबको इसका सही आंसर पता है, WHO नहीं है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कई सारे एजेंसी जो उसका नाम दे देगा, भले ही वो यूनाइटेड नेशन से एसोसिएटेड है, इसका मतलब ये नहीं कि वो यूएन का ऑर्गन हो गया। तो डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, मोस्ट ऑफ द राइट्स ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन। देखिए यूडीएचआर के जो राइट्स हैं वो कहाँ इनकॉर्पोरेट किए गए हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ऑप्शन यह है पार्ट 3 एंड 4, पार्ट 1 एंड 5, पार्ट 7, आर्टिकल 308 to 311 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही आसान है, जाहिर सी बात है, ये फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। तो पार्ट 3 फंडामेंटल राइट एंड पार्ट 4 डीपीएसपी, यही हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, decisions of the international arbitral tribunals such as the permanent court of arbitration etc, अब बताना है क्या हो जाएगा आंसर, have contributed to the development of international law, did not contribute to the development of international law, have not added to the law in any of the branches of the international law, have not clarified the law in any of the branches of the international law। तो बताइए इनका कंट्रीब्यूशन है कि नहीं इंटरनेशनल लॉ में, डेवलपमेंट में?
जो डिसीजंस है इंटरनेशनल आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स के, इनका कोई कंट्रीब्यूशन है कि नहीं है? दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, रवांडा इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड एज पर, जो रवांडा का इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल है वो कैसे इस्टेब्लिश किया गया है? आप लोगों ने अगर वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था किस रेजोल्यूशन से अडॉप्ट किया गया है सारे ट्रिब्यूनल्स को। पहला दिया रेजोल्यूशन ऑफ द जनरल असेंबली, नहीं। डायरेक्शन ऑफ द सेक्रेटरी जनरल, नहीं। रूलिंग ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये भी नहीं। रेजोल्यूशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, हाँ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, रेजोल्यूशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल से इसको एस्टैब्लिश किया गया है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो गया, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 वाज अडॉप्टेड बाय, देखिए यूडीएचआर को किसने अडॉप्ट किया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूडीएचआर को किसने अडॉप्ट किया था? सिक्योरिटी काउंसिल ने, जनरल असेंबली ने, जनरल असेंबली अंडर रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल अंडर रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। बताइए किसने अडॉप्ट किया गया था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था, जनरल असेंबली ने। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, सभी का सही जवाब है, बिल्कुल सही, जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट हो गया, व्हेन वाज द रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में, देखिए रियो डिक्लेरेशन के बारे में भी मैंने आपको बताया था। देखिए इंटरनेशनल जो एनवायरमेंटल लॉ है उससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं जनरली, लेकिन मैंने आप लोग को दो डिक्लेरेशन के बारे में बताया था, एक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में एंड दूसरा रियो डिक्लेरेशन के बारे में। ये इतने बड़े डिक्लेरेशन है, इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस है कि इसके बारे में सभी को पता होना ही होना चाहिए, चाहे एग्ज़ाम में आए चाहे नहीं है, क्योंकि कभी भी पूछ सकता है ये सब। तो इसका करेक्ट आंसर आप सबने दे दिया। बताइए रियो डिक्लेरेशन को क्या कहा जाता है? अर्थ समिट कहा जाता है, अर्थ समिट कहा जाता है। और ये कब हुआ था? 1992 में। रियो +10 कब हुआ था? 2002 में। कहाँ हुआ था? जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका। और रियो डिक्लेरेशन जाहिर सी बात है रियो में हुआ था। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेंबर ऑफ द नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी? एनपीटी का मेंबर कौन सा है? नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी का मेंबर कौन सा है इनमें से? बिल्कुल सही, चाइना है मेंबर, चाइना। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो गया, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? कौन आईसीजे का मेंबर थे? बताइए, बहुत ही आसान है। जेएस वर्मा, नागेंद्र सिंह, पीएन भगवती, एस आनंद। कौन से जस्टिस थे इसमें से? बहुत सही, बहुत सही, नागेंद्र सिंह। बी इज द करेक्ट आंसर, नागेंद्र सिंह। नेक्स्ट हो गया, विच प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैज़ बीन असाइंड स्पेसिफिक फंक्शन बाय द चार्टर रिगार्डिंग रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम? बताइए, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल। बहुत ही आसान हो गया, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। सी इज द करेक्ट आंसर, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, द नेम ऑफ द फर्स्ट वीमेन जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? पहली वीमेन जज का क्या नाम है आईसीजे का? ये क्वेश्चन ये भी मैंने आप लोग को बताया हुआ था लाइव सेशन में। पहली वीमेन जज कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब ने सही आंसर देना स्टार्ट भी कर दिया है, बहुत बढ़िया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिगिंस। ए इज़ द करेक्ट आंसर, हिगिंस। जिनको भी नहीं याद है वो याद कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड प्रपोज्ड द क्रिएशन ऑफ ट्रायोका इन प्लेस ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन? बताइए किसने प्रपोज किया था? यूएसएसआर ने, यूएसए ने, यूके ने, चाइना ने? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यूएसएसआर, उन्होंने ही प्रपोज किया था। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद रिफ्यूजीज? ये भी मैंने बताया हुआ है। रिफ्यूजीज से कौन ऑर्गेनाइजेशन डील करता है बताया हुआ है मैंने। शॉर्ट फॉर्म में आए या फुल फॉर्म में आए, आपको आंसर दे देना है, वो भी सही सही। बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा? बहुत बढ़िया, यूएनएचसीआर। इसका फुल फॉर्म भी कोई लिख दीजिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है लिख दीजिए कोई भी। मैंने बताया था कि ऑर्गेनाइजेशंस का नाम याद होना बहुत ज़रूरी है, नाम याद होना। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू द चाइल्ड वेलफेयर, चाइल्ड वेलफेयर से रिलेटेड कौन सा है? यूनेस्को है, यूनिसेफ है, ILO है, WTO। बहुत ही आसान हो गया, ये यूनिसेफ है, चाइल्ड वेलफेयर से रिलेट करता है यूनिसेफ। इसका फुल फॉर्म भी आप सबको पता है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लाइव सेशन में, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो गया वेयर द यूनेस्कोज हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ सिचुएट है? ये भी आप सबको पता है, मैंने बताया था, जेनेवा में है, लंदन में है, न्यूयॉर्क में है या पेरिस में? यूनेस्को का कहाँ हेडक्वार्टर है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, पेरिस में है, पेरिस में। डी इज द करेक्ट आंसर, पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वाइपो इज लोकेटेड इन, वाइपो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। वाइपो का हेडक्वार्टर भी जेनेवा में है, जेनेवा में है, याद कर लीजिए, वाइपो का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। डी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क, सार्क का मेंबर इनमें से कौन सा नहीं है? सार्क का मेंबर कौन नहीं है? सिंगापुर, इंडिया, पाकिस्तान, भूटान। ये भी बहुत आसान हो गया, सभी को पता होगा सार्क के मेंबर कौन कौन से हैं और कौन नहीं है। सिंगापुर नहीं है सार्क का मेंबर। ए हो गया करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हु इज द राइटर ऑफ द बुक इंटाइटल्ड डी जुड़े बेली एसी पेसिस, इस बुक का राइटर कौन है? किसने ये किताब लिखा है बताइए? ओपेनहाइम ने, स्वार्जेनबर्गर ने, जेंक्स ने, ग्रॉटियस ने, किसने लिखा ये बुक? कई लोगों को पता है, ये बुक लिखा है किसने? ग्रॉटियस ने लिखा है, बिल्कुल सही, ग्रॉटियस। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। देखिए फिर आ गया क्वेश्चन, एक बार और आया था, कौन सा ऑर्गन नहीं है? WHO था उसका आंसर। इन बताइए कौन सा ऑर्गन नहीं है? सेक्रेटेरिएट, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। यूएन का एजेंसी है बट ऑर्गन नहीं है, कौन सा है उसमें से? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो कि ILO कहा जाता है, ये UN का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है बट इट इज़ नॉट एन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं। इन इंडिया लॉ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, देखिए लॉ डे कब मनाया जाता है? लॉ डे कब मनाया जाता है? बहुत सही, सभी का सही जवाब है, ये तो सभी को पता ही होना चाहिए लॉ डे कब मनाया जाता है। 26 नवंबर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 26 नवंबर को। सी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट। देखिए थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट कौन सा है इनमें से? राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू डेवलपमेंट। थर्ड जनरेशन कौन है? राइट टू डेवलपमेंट। डी इज द करेक्ट आंसर, राइट टू डेवलपमेंट थर्ड जनरेशन में आता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जनरेशन आप लोग को पता होगा कौन कौन से जनरेशन में कौन कौन से राइट्स हैं और कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव है, तो डी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस द सीट इज नॉट एट द हेग। देखिए हेग में किसका सीट नहीं है? ICC का है, ICJ का भी है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का भी है, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी का नहीं है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ये आप सबको पता है, ये पहले भी आ चुका है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द UN। देखिए अब क्वेश्चन क्या है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी कौन सा नहीं है, यानी इनमें से 3 होगा जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। पहला दिया इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये है कि नहीं स्पेशलाइज्ड एजेंसी? बिल्कुल भी है। ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी है। UN ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन तो है ही। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है, ये कमीशन है, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो गया मनीला डिक्लेरेशन 2012 इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेट करता है? मनीला डिक्लेरेशन किससे रिलेट करता है? ह्यूमन राइट से, मैरीन कोस्ट प्रोटेक्शन से, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल से, इकोनॉमिक इशूज से। बिल्कुल सही, कई लोगों को पता है ये किससे रिलेट करता है? मैरीन कोस्ट प्रोटेक्शन से। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, मैरीन कोस्ट प्रोटेक्शन से रिलेट करता है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है?
द कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ ऑफ ट्रीटीज वाज कोडिफाइड इन द, देखिए कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ ऑफ ट्रीटी जो है कब कोडिफाइड किया जाता है? वियना कन्वेंशन 1980, स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, रेजोल्यूशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, वियना डिक्लेरेशन 1993। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? कई लोगों ने सही आंसर दे दिया, वियना कन्वेंशन 1980 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये सही है। कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ ऑफ ट्रीटीज वाज कोडिफाइड इन द वियना कन्वेंशन 1980 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हो गया, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स वाज अडॉप्टेड बाय द जनरल असेंबली ऑन, कब अडॉप्ट किया गया था? कब अडॉप्ट किया गया था ICCPR को? कब अडॉप्ट किया गया था जनरल असेंबली द्वारा? 3 जनवरी 1966, 13 अक्टूबर 1966, 5 नवंबर 1966, 16 दिसंबर 1966। ये अडॉप्ट किया गया था 16 दिसंबर 1966 में, यानी डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, डी 16 दिसंबर 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन परसुएंस ऑफ द फॉलोइंग। देखिए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इस्टेब्लिश किया गया था किसके परसुएंस में? हेग कॉन्फ्रेंस ऑफ 1899 एंड 1907। देखिए ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कोवेनेंट ऑफ द लीग ऑफ द नेशंस, यूएन चार्टर, नन ऑफ द अबव। ये कब किसके परसुएंस में इस्टेब्लिश हुआ था? हेग कॉन्फ्रेंस के परसुएंस में, 1899 के और 1907 के। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, कोर क्राइम्स लिस्टेड इन द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आर। कितने कोर क्राइम्स लिस्ट किए गए हैं? आप लोगों ने अगर वीडियो देखा होगा तो आप लोग को पता होगा कितने तरह के कोर क्राइम्स लिस्ट किए गए हैं। मैंने आर्टिकल वाइज एक्सप्लेन किया हुआ है, रोम स्टैट्यूट ऑफ ICC के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, वो जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेंगे। 4 तरह के, सी इज द करेक्ट आंसर, 4 तरह के। अगला पे आते हैं अब, कोपेनहेगन अकॉर्ड ऑन क्लाइमेट चेंज इज, कोपेनहेगन जो अकॉर्ड है क्लाइमेट चेंज वो क्या है? बाइंडिंग ट्रीटी है, नॉन बाइंडिंग ट्रीटी है, डिक्लेरेशन ऑफ जनरल असेंबली है, एन ऑप्शनल प्रोटोकॉल है। तो ये एक नॉन बाइंडिंग ट्रीटी है। किस तरह का ट्रीटी है? बाइंडिंग नेचर का नहीं है, नॉट अ बाइंडिंग ट्रीटी, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेड क्वार्टर्स ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इज सिचुएटेड इन। देखिए यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेड क्वार्टर कहाँ सिचुएट है? जेनेवा में है, न्यूयॉर्क में है, रोम में है, बर्न में है। ये बर्न में सिचुएटेड है, बर्न में, डी हो गया करेक्ट आंसर। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी इज द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल इज बेस्ड। देखिए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है किस सिटी से बेस्ड है? बताइए। जिनेवा में ही है, जिनेवा से बेस्ड है, सी जिनेवा इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अब, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द यूएन चार्टर प्रोवाइड्स फॉर द एक्सपल्जन ऑफ द मेंबर स्टेट। यूएन चार्टर के किस आर्टिकल में एक्सपल्जन का बात किया गया है? मेंबर स्टेट के एक्सपल्जन का बात किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 5, 6, 7 एंड 1 क्लास 2, बताइए किस आर्टिकल में है? वेरी गुड, सबका जवाब सही है। जिन्होंने भी अभी तक रटा नहीं है इसको रट लेंगे। जो भी मैंने यूएन चार्टर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लिखवाए हुए हैं आप लोग को रट लेने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 6, बी इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 6 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ल्ड बैंक ग्रुप इंस्टीट्यूशन इज नॉट ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। देखिए कौन वर्ल्ड बैंक ग्रुप इंस्टीट्यूशन जो है वो स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है यूनाइटेड नेशन का। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन वो है एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी ये नहीं है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट तो डेफिनेटली है, यानी सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी नहीं है स्पेशलाइज्ड एजेंसी, किसका? यूनाइटेड नेशन का। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन इज अ न्यूट्रलाइज्ड स्टेट। न्यूट्रलाइज्ड स्टेट इसमें से कौन सा? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया। देखिए ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया, ए इज द करेक्ट आंसर, ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल इज अ, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल क्या है? सब्सिडियरी ऑर्गन ऑफ द जनरल असेंबली, सब्सिडियरी ऑर्गन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सब कमिटी ऑफ द ह्यूमन राइट्स कमीशन, कमिटी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। बताइए क्या है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल क्या है?
बिल्कुल सही, कई लोगों को पता है। ये एक सब्सिडियरी ऑर्गन है किसका? जनरल असेंबली का। जनरल असेंबली का एक सब्सिडियरी ऑर्गन है यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। जनरल असेंबली का सब्सिडियरी ऑर्गन है। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो गया, विद अ व्यू to give effect to an international agreement, Parliament enacts a law on a subject enumerated in a state list without consulting the affected state. The law, अब बताइए वो लॉ क्या हो जाएगा? किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इफेक्ट देने के लिए पार्लियामेंट ने एक लॉ बना दिया जो कि स्टेट लिस्ट में है और बिना उस स्टेट को से कंसल्ट किए हुए जिसको इफेक्ट करने वाला है, ऐसे लॉ क्या होंगे? पहला ऑप्शन दिया इज इनवैलिड हो जाएंगे as it encroaches upon the exclusive power of state legislature. दूसरा कह रहा है shall become invalid only to the extent of conflict with the state law. तीसरा दिया is fully valid as parliament is empowered to make such law in order to give effect to an international agreement even though it encroaches upon the state's exclusive power of legislation. null and void. बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर? कई लोग का इसका आंसर पता है, ये वैलिड हो जाएगा क्योंकि पार्लियामेंट इम्पावर्ड है कि वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इफेक्ट देने के लिए लॉज बना सकते हैं। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज, पार्लियामेंट इज फुल्ली कॉम्पिटेंट टू मेक लॉज टू गिव इफेक्ट टू द इंटरनेशनल एग्रीमेंट। सो सी इज द करेक्ट आंसर, सी। नेक्स्ट हो गया, व्हाट इज यूरो थर्ड? यूरो थर्ड क्या है? यूरो थर्ड क्या है? यूरोपियन करेंसी है, थर्ड यूरोपियन फिल्म फेस्टिवल है, वन ऑफ द ग्रुप ऑफ यूरोपियन कंट्रीज है, पॉल्यूशन कंट्रोल स्केल है। बताइए यूरो थर्ड क्या है? ये एक पॉल्यूशन कंट्रोल स्केल है, पॉल्यूशन कंट्रोल स्केल है ये यूरो थर्ड। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, UNCHR इज रिलेटेड टू। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। UNCHR किस चीज़ से रिलेट करता है? मैंने आप लोग से पूछा भी था, इसका फुल फॉर्म लिखने के लिए आप लोगों ने लिखा भी था। ये रिफ्यूजी से रिलेट करता है, रिफ्यूजी से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बस नाम याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। रिफ्यूजी से रिलेट करता है, इसका फुल फॉर्म नाम किससे रिलेट कर रहा है याद होना बहुत जरूरी है। तो रिफ्यूजी से रिलेट कर रहा है, डी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो गया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन। देखिए इंडिया में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कब इस्टेब्लिश हुआ था? 26 जनवरी 1993, 15 मार्च 1993, 15 जून 1993, 27 सितंबर 1993। द करेक्ट आंसर इज वही जो कई लोग लिखना स्टार्ट भी कर दिए। कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही, डी, 27 सितंबर 1993, 27 सितंबर 1993 को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। हर साल वर्ल्ड रिफ्यूजी डे को ऑब्जर्व किया जाता है किस दिन? बताइए किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे को हर साल? 20 जून को। बहुत सही, जिन्हें भी नहीं याद है वो लिख सकते हैं। 20 जून इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड रिफ्यूजी डे एवरी ईयर। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, द प्रोविजन फॉर यूनाइटेड नेशन कमीशंस फॉर ह्यूमन राइट्स वाज मेड बाय द जनरल असेंबली ऑन। देखिए कब यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के लिए कब प्रोविज़न बनाए गए थे जनरल असेंबली द्वारा? 20 दिसंबर, 1 अक्टूबर, 1 दिसंबर, 31 दिसंबर 1993 या 4। बताइए कब? द करेक्ट आंसर इज 20 दिसंबर 1993, 20 दिसंबर 1993। ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन। ये कई बार मैंने डिस्कस कर चुका है और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था, उससे पहले भी आया हुआ है, हो सकता है इस ईयर भी आ जाए। 10 दिसंबर 1948 को UDHR ने अडॉप्ट किया था। UDHR को अडॉप्ट किया गया था किसके द्वारा? जनरल असेंबली द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट्स इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। किसने अडॉप्ट किया था? जनरल असेंबली ने यूनाइटेड नेशन के। कब अडॉप्ट किया गया था? 10 दिसंबर 1948 को, UDHR को। सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वाज इस्टेब्लिश इन इंडिया। ये अभी हम लोग ने डिस्कस किया 27 सितंबर 1993 को, 27 सितंबर 1993। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 46 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर प्रोवाइड्स दैट द प्लान्स फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्स शैल बी मेड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल विद द असिस्टेंस ऑफ द। बताइए किसके असिस्टेंस से? कमिटी ऑफ मिलिट्री स्टाफ, मेंबर्स ऑफ द सेक्रेटेरिएट, परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, मिलिट्री स्टाफ कमिटी। चलिए इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा
A. Committee of Military Staff. Committee of, with the assistance of the Committee of the Military Staff. A is the correct answer. Next question हो गया, विच इज़ द 43rd मेंबर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया ग्रुप. ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का 43वां मेंबर कौन है, बताइए कौन है. चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, ब्राज़ील. इंडिया, इंडिया है. इंडिया इज़ द 43rd मेंबर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया ग्रुप. सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी लाइज ऑन. देखिए, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है. बहुत ही आसान है, सभी ने सही आंसर दिया. वेरी गुड, आप लोगों ने सुनते सुनते सही आंसर देना स्टार्ट कर दिया. वेरी गुड. इट लाइज ऑन सिक्योरिटी काउंसिल. उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करे. बी हो जाएगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, द प्रोविजन रिलेटिंग टू कंपोजिशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज मेड इन विच आर्टिकल ऑफ द यूएन चार्टर. देखिए, यूएन चार्टर के किस आर्टिकल में सिक्योरिटी काउंसिल के कंपोजिशन से रिलेटेड बात की गई है. ये मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल में लिखवाया भी है. यूएन चार्टर के किस आर्टिकल में है कंपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल. बहुत सही, बहुत सही. आर्टिकल 23 में है. आर्टिकल 23, डी इज द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस प्रोवाइडेड इन द यूनाइटेड नेशन चार्टर इज सब्जेक्ट टू द जजमेंट ऑफ द. देखिए, सेल्फ डिफेंस का जो राइट मिला हुआ है यूएन चार्टर में, अब सेल्फ डिफेंस का राइट कहाँ है, ये सबसे पहले यही आप लोग लिख दीजिए. यूएन चार्टर के किस आर्टिकल में सेल्फ डिफेंस का राइट है, मैंने बताया हुआ था आप लोग को. वेरी गुड, आप लोग ने सही जवाब दिया है. यूएन चार्टर के सेल्फ डिफेंस का राइट का, जिन्हें नहीं पता वो लोग नोट कर लीजिए. देखिए, तो क्वेश्चन पूछ रहा है, द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस प्रोवाइडेड इन द यूनाइटेड नेशन चार्टर इज सब्जेक्ट टू द जजमेंट ऑफ. किसके जजमेंट के वो सब्जेक्ट होगा. जनरल असेंबली के, सिक्योरिटी काउंसिल के, आईसीजे के, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन के. बताइए. सिक्योरिटी काउंसिल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्योरिटी काउंसिल, बी. नेक्स्ट हो गया, विच आर्टिकल ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर रिकॉग्नाइजेज द राइट ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस टू इट्स मेंबर्स. बहुत ही आसान है, सही जवाब आप लोग दे दीजिए. बहुत ही आसान है, आर्टिकल 51, बी इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 51. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस प्रोवाइड्स द फॉलोइंग. किस आर्टिकल में ये दिया हुआ है, द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एग्री टू एक्सेप्ट एंड कैरी आउट द डिसीजंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इन अकॉर्डेंस विद द प्रेजेंट चार्टर. बताइए, किस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि यूनाइटेड नेशन के मेंबर एग्री करते हैं कि दे विल एक्सेप्ट एंड कैरी आउट द डिसीजन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. किसके अकॉर्डिंग, इस चार्टर के अकॉर्डिंग. ये आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है ये बात. बी हो जाएगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हो गया, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द यूएन चार्टर द सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ द पावर टू यूज फोर्स अगेंस्ट ए स्टेट. किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग यूएन चार्टर के किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी काउंसिल के पास पावर है कि किसी स्टेट के अगेंस्ट फोर्स यूज कर सकता है, बल का प्रयोग कर सकता है. आर्टिकल 41 में है, 2 में है, 24 में या 42 में है. ये आर्टिकल 42 में है. आर्टिकल 42 से ये पावर आती है किसको, सिक्योरिटी काउंसिल के पास, कि वो फोर्स यूज कर सकता है किसी भी स्टेट के अगेंस्ट. डी हो जाएगा करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हो गया, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएनए. देखिए, यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं. अब कितने मेंबर्स हैं, कितने परमानेंट है, कितने टेम्पोरेरी है, टेम्पोरेरी कितने साल के लिए होते हैं, परमानेंट कौन कौन है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सब आप लोग को पता है. तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से दे दीजिए. क्या है, बहुत सही, बिल्कुल सभी का सही है, 15 मेंबर्स हैं. सी इज द करेक्ट आंसर, 15. नेक्स्ट हो गया, व्हाट इज द टर्म ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. देखिए, अभी मैंने डिस्कस किया कि सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका भी जवाब आप सबको पता है. व्हाट इज द करेक्ट आंसर, 2 ईयर्स. नॉन परमानेंट मेंबर्स का टर्म क्या होता है, 2 साल होता है. ए इज द करेक्ट आंसर, 2 ईयर्स. जिन्हें भी नहीं याद हो ये सब रट ले. अब आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल. सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर इनमें से कौन नहीं है. चाइना है क्या, है परमानेंट मेंबर. यूके है, यूएसए भी है, और जापान परमानेंट मेंबर नहीं है. सो डी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज जापान इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. सो डी इज द करेक्ट आंसर.
आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ परमानेंट, सेम क्वेश्चन हो गया। यूएसए है, यूके भी है, फ्रांस भी है, स्पेन नहीं है, स्पेन इज नॉट अ परमानेंट मेंबर, सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, द डिसीजंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑन प्रोसीजरल मैटर्स आर मेड बाई। देखिए प्रोसीजरल मैटर पे जो डिसीजन होते हैं वो कैसे मेड किए जाते हैं, प्रोसीजरल मैटर पे डिसीजन सिक्योरिटी काउंसिल का वो कैसे किए जाते हैं। अफर्मेटिव वोट ऑफ 8 मेंबर, अफर्मेटिव वोट ऑफ 9 मेंबर्स, अफर्मेटिव वोट ऑफ 9 मेंबर्स इंक्लूडिंग कंकरेंट वोट ऑफ परमानेंट मेंबर्स, एंड अफर्मेटिव वोट ऑफ 10 मेंबर्स। बताइए कैसे किए जाते हैं। ये होता है 9 मेंबर्स के अफर्मेटिव वोट से, सो बी इज द करेक्ट आंसर, अफर्मेटिव वोट ऑफ 9 मेंबर्स। आगे बढ़ते हैं। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट वीटो इज इनकंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ सोवरेन इक्वालिटी ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, वीटो इज वेस्टेड विद परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। किस चीज़ के लिए? वीटो जो है वो इनकंसिस्टेंट माना जाता है, मतलब असंगत माना जाता है कि सोवरेन इक्वालिटी के कंसेप्ट के। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन के सारे मेंबर्स को राइट नहीं है वीटो का, कुछ ही मेंबर्स के पास राइट है। फिर भी वीटो जो है वो क्यों उसको कंटिन्यू किया जाता है, उसका पर्पज़ क्या है? बहुत ही आसान है, सभी लोगों ने सही जवाब देना स्टार्ट कर दिया है। फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए परमानेंट मेंबर में वेस्ट करता है वीटो का पावर, टेम्पोररी में वेस्ट नहीं करता है, परमानेंट मेंबर्स में वेस्ट करता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो गया, द वोटिंग प्रोसीजर इन द सिक्योरिटी काउंसिल फॉर एडमिशन ऑफ ए मेंबर टू द यूनाइटेड नेशंस इज वाई। कैसे होता है वोटिंग प्रोसीजर? A 2/3 majority, an affirmative vote of 9, an affirmative vote of 9 members including the concurring votes of permanent members, concurring vote of all members of the security council। बताइए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एन अफर्मेटिव वोट ऑफ 9 मेंबर्स इंक्लूडिंग द कंकरिंग वोट ऑफ परमानेंट मेंबर, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो गया, द एक्शन रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द डिसीजन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी शैल बी टेकन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। कैसे एक्शन लिए जाएंगे? बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन और सम ऑफ देम एज सिक्योरिटी काउंसिल में डिटरमिन। दूसरा दिया ऑल द मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा दिया द जनरल असेंबली बाय इट्स मेजॉरिटी वोट, चौथा दिया ऑल ऑफ द अबव। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस और सम ऑफ देम एज सिक्योरिटी काउंसिल में डिटरमाइन, जैसा कि सिक्योरिटी काउंसिल डिटरमिन करे वैसा ये हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया, विच इज नॉट अ पीसफुल मीन्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अंडर इंटरनेशनल लॉ। पीसफुल मीन्स ऑफ सेटलमेंट इनमें से कौन सा नहीं है? पीसफुल मीन्स ऑफ सेटलमेंट इनमें से कौन सा नहीं है? कंसिलेशन बिल्कुल है, नेगोशिएशन है, गुड ऑफिसर भी है, रिटॉर्सन नहीं है, रिटॉर्सन, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहीं पे ओवर करते हैं इस सेशन को। आप सब इन MCQ को 2-3 बार देख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि ये सब याद हो जाए। ये सब इम्पॉर्टेंट MCQs हैं और आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और खुश रहा कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।